एक बार पुनः आप लोग का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था, राष्ट्रवाद किसे हैं, इतिहास से कहते हैं और यूरोप राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। राष्ट्रवाद मतलब होता है देश से प्यार करना, ऐसा व्यक्ति जो अपने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। और इतिहास से कहते हैं तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा किसी घटना को पुनः उजागर करना इतिहास कहलाता है। और हम लोग पढ़े थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। पिटाएंगे तुम लोग। उसके बाद और पढ़े थे कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां। वो बहुत ही निरंकुश शासक था। उसी के विरुद्ध जनता ने अपना विद्रोह खड़ा किया था और उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ना है। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग का पढ़ना है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था। उसके बाद यूरोप में यानी फ्रांस में कौन कौन से सकारात्मक कार्य किए गए। सकारात्मक का मतलब होता है अच्छे कार्य, यानी कौन कौन से अच्छे कार्य किए गए उसके बारे में हम लोग आज पढ़ना है। यानी इस क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक कार्य किए गए जो निम्नलिखित है। इसमें पहला कार्य किया गया, सबसे पहला कि फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली का मतलब होता है कि अगर जिस प्रकार से आज हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा है, सदन है, उसी प्रकार से उस समय फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना की गई जिसमें बुद्धिजीवी लोग यानी पढ़े लिखे लोग बैठ सके और बैठ के नियम कानून को तैयार कर सके। पहला काम हुआ कि नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। उसके बाद दूसरा काम हुआ नया संविधान बनाया गया। यानी फ्रांस के क्रांति के बाद जब वहां का लुई 16वां राजा मारा गया उसके बाद देश को चलाने के लिए नया संविधान बनाया गया। उसके बाद तीसरा था सभी को समान अधिकार दिया गया। यानी जब लुई 16वां अपना राज कर रहा था उस समय सभी को एक समान अधिकार नहीं था, यानी गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग अधिकार थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद सभी को एक समान अधिकार दिया गया, यानी अब गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रहा। उसके बाद चौथा था सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है यानी वैसा व्यवस्था जिसमें किसी भी सामंतों को, यानी सामंत मतलब जमींदार, यानी जमींदार का मतलब होता है जो किसी भी गांव का मालिक हो, पूरा गांव का मालिक होता है, वो क्या करता था, वो सामंती व्यवस्था में इसमें होता था कि जो जमींदार था वो जमींदार गरीब लोगों से टैक्स लेके राजाओं को पहुंचाता था। जैसे में अगर कोई गरीब आदमी कमा रहा है 50 क्विंटल अनाज उपजा रहा है तो 50 क्विंटल में से 40 क्विंटल अनाज कौन ले लेता था? जमींदार ले लेता था। जमींदार में 20 क्विंटल खुद रखता था और 20 क्विंटल राजा को दे देता था। इस प्रकार की सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। उसके बाद आगे है पांचवा है आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया। यानी जिस प्रकार से भारत में बहुत सारे राज्य हैं जैसे में बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार से फ्रांस में भी कई राज्यों में विभक्त था, बटा हुआ था। उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए टैक्स लगता था, यानी एक राज्य से दूसरे जाएगा तो टैक्स लगेगा। उस व्यवस्था को भी इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उसके बाद छठा है, लास्ट है, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। यानी पहले फ्रांस की क्रांति के पहले वहां की कोई राष्ट्रभाषा नहीं थी, यानी वहां एक भी भाषा का प्रयोग नहीं, मतलब सभी अपने अपने भाषा का प्रयोग करते थे, सभी राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से थे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है सामंतवाद क्या है? सामंतवाद का मतलब क्या होता है? सामंतवाद किसे कहते हैं? वैसी प्रणाली जिसमें अभी हमने जस्ट बताया, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंत मतलब जमींदार, सामंतों या जमींदारों को किसानों से अधिक अधिकार दे दिया जाता है। यानी अधिक अधिकार देने का मतलब है कि राजा बोलता था कि जमींदार को कि जाओ तुम लोग जाओ गांव में और गांव से टैक्स लेकर आओ, टैक्स ले करके हमारे पास जमा कर दो। तो सामंत लोग क्या करते थे, जमींदार लोग क्या करते थे कि गांव में जाते थे, गरीब जितना कमाता था उसका 75% 80% वहां से ले लेता था और आधा अपने पास रखता था और आधा राजा के पास पहुंचाया। तो उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? सामंतवाद। यानी वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से अधिक अधिकार दिया जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं।
उसका पढ़ते हैं मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं, यानी मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है, बीच वाला। जिस प्रकार से हम लोग हैं यानी मिडिल फैमिली, यानी समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरी के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं मध्यम वर्ग, यानी वैसे वर्ग जिसमें क्या होते हैं, कोई मिडिल फैमिली वाले लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, रुपया पैसा नहीं होता है। वे लोग क्या करते हैं, अपने गांव में चाहे दूसरे शहर में छोटे मोटे व्यापार करके और छोटे छोटे नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मध्यम वर्ग। उसको आगे पढ़ना है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, यानी सर्वहारा का मतलब होता है सर्वहारा, यानी सब कुछ सहारा हुआ, यानी समाज के दबे पिछड़े हुए लोग, यानी जो जिनके पास न पैसा है न घर है, कुछ भी नहीं है, वैसे वर्ग को क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग। यानी समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इनके पास पूंजी का अभाव होता है, पूंजी की कमी होता है, इनके पास पूंजी नहीं होता, पैसा नहीं होता है तथा आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। यानी ऐसे लोग होते हैं, इसमें सर्वहारा वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग होते हैं, यानी जिन्हें कोई वैल्यू नहीं मिलता है, न उनके पास पैसा है, न इज्जत है, न रहने के लिए घर है, कुछ भी नहीं है। वैसे वर्ग को हम लोग सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, यानी फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, लुई सलामा को जब खत्म कर दिया गया, उसके बाद क्या परिणाम है उसका पढ़ना है। इसके परिणाम निम्नलिखित है, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में पढ़ना है। पहला है राजसी प्रतीक को हटाकर, यानी उस समय सभी फ्रांस के बहुत सारे राज्य थे जिसमें अलग अलग प्रकार के राजा थे, उसमें सभी राज्यों का अलग अलग झंडा था। उस सभी झंडा को समाप्त करके एक झंडा को बनाया गया कि ये हमारे फ्रांस का झंडा रहेगा। जिस प्रकार से भारत का झंडा तिरंगा है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। दूसरा परिवर्तन किया गया, राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए। जिस प्रकार से भारत को आजाद होने के बाद भारत के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को बनाया, उसी प्रकार से फ्रांस के लोगों ने वहां पे राष्ट्र के नाम पर एक नए स्तुति गीत का निर्माण किया। उसके बाद तीसरा है, एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए। यानी उस व्यवस्था को, जब लुई सलामा था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया जिसमें गरीब लोगों को अलग व्यवस्था और अमीर लोगों को अलग व्यवस्था, उस व्यवस्था को समाप्त किया गया और एक जैसे नियम बनाए गए। एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए, यानी सभी नागरिकों के लिए, जो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सभी के लिए एक व्यवस्था बनाया गया। उसके बाद अगला है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया, यानी पूरे फ्रांस में प्रचार करवा दिया गया कि आज से फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच को बना दिया जाता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, नेपोलियन कौन था, यानी नेपोलियन कौन था इसके बारे में पढ़ना है। फ्रांस की क्रांति के बाद एक बहुत ही महान आदमी जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, यही नेपोलियन है। नेपोलियन कौन था इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, पहले से कहानी सुनेंगे। नेपोलियन एक सैनिक था, यानी नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? फ्रांस का नागरिक था। नेपोलियन फ्रांस का नागरिक था। इसका जन्म याद रखना है, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को, याद रखना। इसका याद करने का ट्रिक है 15 अगस्त, यानी जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उस दिन इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त को। अगर ईस्वी में याद करना है तो ईस्वी में याद करने के लिए गांधी जी को याद कर लो, यानी गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, यानी 1869 से सिर्फ 100 साल घटा दो, यानी इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। यानी इसमें पढ़ना हम लोगों के नेपोलियन का उद्भव कैसे हुआ है, नेपोलियन आगे कैसे आया। जब इसको हम लोग सीधा सामने समझ सकते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो वहां का जो राजतंत्र था, राजतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया और वहां पे प्रजातंत्र मतलब जनता का राज हो गया। जनता का राज हुआ तो उसमें नए नए संविधान बनाए गए और नए संविधान बनाए गए जिसमें नए संविधान में कुछ ऐसे नियम थे जिससे जनता नाखुश थी, मतलब जनता अच्छा महसूस नहीं करती थी। उस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से भारत का संविधान है उसी प्रकार संविधान बनाया गया, लेकिन उस संविधान में बहुत गलतियां थी। तब क्या हुआ कि वहां का नेपोलियन फ्रांस का एक नागरिक था, यानी यह बहुत बड़ा एक सेनापति था। सेनापति मतलब क्या होता है? सभी सेनाओं का मालिक, यानी जो सेनापति बोलेगा वही सब सेना लोग करेंगे। क्या था? नेपोलियन फ्रांस एक नागरिक यानी सैनिक था, जो सेनापति, जो फ्रांस की क्रांति 1800 से 1815 ईस्वी तक फ्रांस का राजा रहा। इसका कहानी है कि जब फ्रांस की क्रांति वहां समाप्त हुई तब वहां प्रजातंत्र लागू हो गया। प्रजातंत्र लागू होने के बाद प्रजा और त्राहिमाम कर रही थी, मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि
नेपोलियन ने सोचा कि अब हम इसे फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करते हैं और हम यहाँ का नेता बनते हैं। तो आईएबी क्या था, एक बहुत बड़ा सेनापति था, सेनापति छोटा मोटा सेनापति नहीं, इसे उस समय बहुत ही नामी गिरामी सेनापतियों में माना जाता था। वही लिखा हुआ है कि नेपोलियन फ्रांस का एक नागरिक था जो फ्रांस की क्रांति के बाद कब 1804 से 1815 तक फ्रांस का राजा रहा। इसने अपनी दुस्साहसिक कदमों के कारण, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए, दुस्साहसिक कदमों के कारण विश्व के इतिहास में एक अलग छाप छोड़ी। यानी इन्होंने फ्रांस के लिए बहुत अच्छे से कार्य किए। इसने लुई सोलहवां की हत्या के बाद, जब 1789 में लुई सोलहवां खत्म हो जाता है, उसके बाद हत्या के बाद लागू हुए जो प्रजातंत्र लागू हुआ था उसको पुनः समाप्त कर दिया और पुनः राजतंत्र की स्थापना की। इसने फ्रांस की जनता की भलाई के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था उसमें सिविल कोड, यानी 1804 ईस्वी में सिविल कोड प्रमुख था। सिविल कोड का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं नेपोलियन संहिता भी। नेपोलियन संहिता का मतलब होता है जिस प्रकार से भारत को चलाने के लिए भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी प्रकार से नेपोलियन ने अपने देश फ्रांस को चलाने के लिए एक नए बुक का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। उसी को हम लोग सिविल कोड या नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। यही नेपोलियन था। इसका जन्म याद रखना है, इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ना है कि नेपोलियन, सामने देख सकते हैं नेपोलियन है, इसका पूरा नाम था नेपोलियन द बोनापार्टे। जिस प्रकार से इसका नाम रखा गया था, इसका नाम रखने का मतलब कुछ लॉजिक होगा। जिस प्रकार से अभी समाज में कोई गोरा लोग पैदा होता है उसको बोलते हैं गोरका, बोलते ना है, चाहे जो काला लोग उसको बोलते हैं कलुआ। उसी प्रकार से इसका पैदा हुआ था, इसका नाम पूरा रखा गया। बचपन का नाम था नेपोलियन द बोनापार्टे, याद रखना, नेपोलियन द बोनापार्टे। उसके बाद आगे पढ़ना है नेपोलियन ने फ्रांस की जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए, यानी जो नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए उसके बारे में पढ़ना है। पहला था, नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। सबसे पहला व्यवस्था था जो बहुत सालों चला रहा था कि सामंती व्यवस्था चल रहा था, मतलब सामंतवाद चल रहा था। सबसे पहले इसने इसको समाप्त किया, सामंती व्यवस्था समाप्त किया। उसके बाद दूसरा था किसानों पर लगने वाले शुल्क, यानी जिसको हम टैक्स बोलते हैं, यानी टैक्स को समाप्त किया कि वहां जो भी टैक्स लगेगा अब बहुत ही कम टैक्स लगेगा, जिससे मन है वो टैक्स भरेगा, जिसको मन नहीं वो टैक्स नहीं भरेगा। उसके बाद तीसरा था, इसने फ्रांस के सभी नागरिक के लिए एक समान कानून को बनाया, यानी फ्रांस में जितने नागरिक थे सभी को बोला कि आज से इस फ्रांस में सभी के लिए एक ही कानून चलेगा, किसी के लिए अलग कानून नहीं रहेगा, गरीब या अमीर के लिए अलग कानून नहीं रहेगा। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। और क्या किया, नेपोलियन जो था वह फ्रांस के अगल बगल जितने राज्य थे जहां उसका अधिकार था वहां भी बहुत सारे सुधार किए। उसके बाद आज क्लास यहीं तक है। उसके बाद आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने जीवन संबंधित कुछ चंद पले किन्हीं ने लिखा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना कदम है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।